आपने सिद्धांत से देखा हो तो आइंस्टीन का मॉडल हमने पढ़ा था, जिसमें कोई भी क्रिस्टल है उसके अंदर परमाणु या अणुओं को कैसा माना गया था, अणु को एक स्वतंत्र दोलित्र की भांति माना गया था, दोलित्र या दोलन की भांति, दोलक के भांति माना गया था। मतलब उसके ऊपर उसके पास के अंदर जो भी उससे अणु या परमाणु जुड़े हुए उसके ऑसिलेशन का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। सारे के सारे परमाणु कैसे थे, स्वतंत्र दोलित्र के समान थे। और उस कंडीशन के अंदर हमने निम्न ताप और उच्च ताप के ऊपर जब आइंस्टीन के मॉडल से स्पेसिफिक हीट का मान ज्ञात किया, तो यह जो मॉडल था वो उच्च ताप पर तो जो प्रायोगिक या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे उनको फॉलो करता है, पर निम्न ताप के ऊपर आप देखोगे तो ये एक्सपोनेंशियली रूप से डिक्रीज होता था। पर वहीं पर जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसके अनुसार जो स्पेसिफिक हीट है निम्न ताप की पावर 3 की तरह से ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। पर यहाँ पे ये निम्न ताप पे एक्सपोनेंशियल रूप से क्या हो रही थी, वैल्यू डिक्रीज हो रही थी। इस वजह से आइंस्टीन का मॉडल जो है वो क्या है, उच्च ताप पर तो क्या करता है, प्रायोगिक रिजल्ट को शो करता है, प्रदर्शित करता है, पर निम्न ताप पर ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, करता है। और निम्न ताप पर ये क्या करता है, नहीं करता है। और इसका जो ग्राफ अपना स्पेसिफिक हीट के लिए जो ग्राफ बनाया था जिसके अंदर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू दोनों, मतलब जो इसकी आइंस्टीन के मॉडल की वैल्यू थी दोनों के ऊपर जो ग्राफ बनाया था, वो ग्राफ जो था वो किस तरीके का था, इस तरीके का था। ये एक्सपेरिमेंटल और आइंस्टीन का जो ग्राफ था वो कैसा था, इस तरीके से। देखो उच्च ताप पे तो ये क्या होगा, इसको शो करेगा, पर निम्न ताप के ऊपर देखोगे तो एक्सपोनेंशियल रूप से इसके अंदर क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से ये क्या होता है, ये वाले जो रिजल्ट है आइंस्टीन के उच्च ताप पे तो ये क्या करेंगे, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उनको फॉलो करेंगे, पर निम्न ताप के ये क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को फॉलो नहीं करता। देखो अब ये जो कमी निकली थी निम्न ताप के ऊपर, ये किस कारण से आई थी, उसका क्या कारण है, उस कारण को दूर करते हुए डीबाई नामक जो वैज्ञानिक था उसने भी क्या किया, स्पेसिफिक हीट के लिए एक अपना मॉडल किया जो कि निम्न ताप और उच्च ताप दोनों के ऊपर क्या करता है, आपके स्पेसिफिक हीट के लिए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को फॉलो करता है। देखो वो कमी क्या थी और उसने किस तरीके से उसको सॉल्व किया उसके बारे में बताते हैं। अब देखो स्पेसिफिक हीट के लिए जो डीबाई का मॉडल था, उस डीबाई के मॉडल में और कुछ भी नहीं था। नॉर्मली आप देखोगे तो डीबाई के मॉडल के अंदर जो मॉडल दिया गया था वो आइंस्टीन के मॉडल के ऊपर ही आधारित था, पर बस डिफरेंस इतना सा था कि जो डीबाई था उसने क्या किया, जो आइंस्टीन के मॉडल में एक कमी थी, आइंस्टीन ने ये माना था कि जो भी परमाणु या अणु होते हैं वो क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, दोलन करते हैं। जब ये स्वतंत्र रूप से दोलन करते हैं उस वजह से इनके अंदर जो ऑसिलेशन जो कमी पाई जाती है इसके स्पेसिफिक हीट के एक्सपेरिमेंट रिजल्ट में वही होती है, निम्न ताप के ऊपर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट को फॉलो नहीं करते। डीबाई ने क्या किया, इसी कमी को दूर करते हुए ये बताया कि कोई भी परमाणु या अणु जो होता है वो क्रिस्टल के अंदर क्या नहीं करता है। ये तो किसके द्वारा था, आइंस्टीन के द्वारा था, ये आइंस्टीन की कमी थी, ठीक है ना। लेकिन जो डीबाई का मॉडल था उसमें उसने ये चीज प्रदर्शित की थी कि जो आइंस्टीन ने बताया कि परमाणु या अणु जो होते हैं किसी क्रिस्टल में स्वतंत्र रूप से ऑसिलेशन करते हैं, वो स्वतंत्र रूप से ऑसिलेशन नहीं करते। वो क्या होते हैं, नॉर्मली आप देखोगे तो जितने भी परमाणु या अणु है वो एक दूसरे से क्या है, किसी न किसी प्रकार से कनेक्टेड है, किसी न किसी बॉन्डिंग से कनेक्टेड है। कनेक्टेड है मतलब ये एक दूसरे से क्या है, कपल्ड है, युग्मित रूप में उपस्थित है, ठीक है ना। युग्मित रूप में उपस्थित होने के कारण ये परमाणु या अणु एक दूसरे से स्वतंत्र होकर ऑसिलेशन नहीं कर सकते। इनका जो ऑसिलेशन होता है वो कैसे होता है, युग्मित ऑसिलेशन, युग्मित रूप से वो क्या करते हैं, दोलन करते हैं। जैसे कि आपने कंपाउंड पेंडुलम करके एक नाम सुना होगा, कंपाउंड पेंडुलम जिस तरीके से ऑसिलेशन करता है वैसे के वैसे इन परमाणुओं का भी क्या होता है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ये
ये जो कमी थी ये किसके अंदर थी? ये आइंस्टीन के मॉडल के अंदर कमी थी कि उसने माना कि सारे के सारे परमाणु एक दूसरे से फ्रीली होकर क्या करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं किसी स्ट्रक्चर में, परंतु हकीकत में ऐसा नहीं होता। उस डिवाइन ने बताया कि जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे के साथ में जो युग्मित अवस्था में होने के कारण वो कैसे ऑसिलेशन करते हैं, युग्मित दोलन करते हैं, ये उसने बताया। दूसरी चीज ये कि जो ये ऑसिलेशन करते हैं उनकी ऑसिलेशन की आवृत्ति भी क्या होती है, निश्चित आवृत्ति होती है, फिक्स वैल्यू होती है ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि ये जो ऑसिलेशन है युग्मित ऑसिलेशन है, दूसरी चीज ये कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है, और साथ ही साथ में कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के अंदर कितने प्रकार के दो टाइप के दोलन करेंगे। एक तो कौन सा, अनुदैर्ध्य दोलन, लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरा आपका कौन सा ऑसिलेशन होगा, अनुप्रस्थ दोलन। अनुप्रस्थ दोलन, लॉन्गिट्यूडिनल दोलन, दोनों में क्या होगा आप लोगों को इतना ही मालूम है कि अनुप्रस्थ में तो जिस दिशा में तरंग का संचरण होता है उसी दिशा में क्या होता है, उसके ऑसिलेशन होते हैं ट्रांसलेशनल के अंदर, और लॉन्गिट्यूडिनल में उसके लंबवत डायरेक्शन के अंदर होते हैं। तो लंबवत डायरेक्शन वाले में आपको मालूम होगा कि जो ऑसिलेशन का मोड होगा वो ओनली फॉर ओनली क्या होगा, एक ही टाइप का होगा। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल के बाद में आपके पास जब आप ट्रांसलेशन के अंदर जाते हो तो जो तरंग संचरण होता है आप साइन के रूप में देखोगे जो मोड ऊपर की तरफ होता है वैसा वैसा ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ भी होता है। इस वजह से इसके अंदर क्या होता है, मोड्स कितने होते हैं, दो टाइप के इसके अंदर ऑसिलेशन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो कि जो ये ऑसिलेशंस है मोड है इसके बारे में बताया गया कि एक तो ये कपल्ड ऑसिलेशन है, इसकी आवृत्ति फिक्स होगी, फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी ऑसिलेशन की। दूसरी चीज इसमें दो टाइप के ऑसिलेशन होंगे, एक तो अनुदैर्ध्य और एक अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य के अंदर आप लॉन्गिट्यूडिनल में आप पहले से जानते होंगे कि जो ऑसिलेशन का मोड होगा वो एक टाइप का होगा, लेकिन अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ के अंदर ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के मोड होते हैं इसके अंदर। दूसरी चीज ये कि जितने भी परमाणु या अणु होंगे क्रिस्टल के अंदर उसके बाद स्वतंत्रता की कोटियां कितनी होंगी, तीन स्वतंत्र आगे कोटियां होंगी। ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है क्योंकि इसमें क्या कर सकता है ये पर्टिकुलर रूप से जब भी ऑसिलेशन करेगा तो तीन पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर इसके ऑसिलेशन होंगे। क्योंकि देखो स्पेसिफिक हीट में भी आप देखोगे तो ओनली फॉर ओनली मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है, अभी इसमें ना तो मोनो बोला ना डाई बोला, ओनली फॉर अपन जब मोनो मान के चलेंगे तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है उसके अलग अलग टेम्परेचर आप कितना भी बढ़ाओ हमेशा स्वतंत्रता की कोटियां क्या होती है, तीन मिलती है। और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता की कोटियां होती है वो 7 होती है। जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है उस तरीके से आप लोगों को लगभग उसके अंदर 7 तरीके की डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलती है। कैसे 7 तरीके की, तीन तो कैसे होगी उसके पास में, स्थानांतरण या ट्रांसलेशन मोशन की गति या डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, तीनों अक्षों के सापेक्ष वो गति कर सकता है। दो जो होती है वो उसके अंदर रोटेशन के कारण होती है, रोटेशन की अंदर घूर्णन गति जो होती है उसके कारण जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो उसके वाइब्रेशन के कारण होती है, ठीक है ना। तो ये 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में होती है। पर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है उसमें आप कितना भी टेंपरेचर बढ़ाओ हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है आप लोगों के पास में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। अगर ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में अगर आप लोगों ने स्पेसिफिक हीट्स ऑफ मैटर या गैस की भी अगर आपने पढ़ा हो तो उसके मॉलिक्यूल के अंदर जो सबसे लास्ट सेकंड यूनिट का टॉपिक है वो इसी के ऊपर है, जिसके अंदर H2 गैस के लिए स्पेसिफिक हीट के ग्राफ को प्रदर्शित किया जाता है और उसका ग्राफ किस तरीके से बदलता है, मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर कैसे कैसे बदलती है वो उसके अंदर बताई हुई है। अगर आप लोगों ने पढ़ी है तब तो ठीक है, नहीं पढ़ी हुई तो वो तो अलग बात होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पता चल गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पता चल गई, दो टाइप के ऑसिलेशन पता चल गए। तो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है या फिर किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में अगर आप अब इन दो तरीके के ऑसिलेशन के लिए ऑसिलेशन की संख्या को या फिर ऑसिलेटर की संख्या को लिखना चाहोगे तो वो भी लिख सकते हो। तो देखो उसी से आपके क्या निकलेगा, ऑसिलेटर्स की संख्या से आपके क्या निकलेगा, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट और इसकी टोटल एनर्जी ऑसिलेशन की निकलेगी। अब देखो सबसे पहले तो क्या करते हैं म्यू से मान लो कि ये जो ऑसिलेटर्स है परमाणुओं के रूप में ये ऑसिलेटर म्यू फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन कर रहे हैं, किसी किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन कर रहे हैं। मान लो म्यू से लेके म्यू प्लस बीवी
रेंज में प्रति इकाई आयतन ऑसिलेटर की संख्या क्या होगी? ऑसिलेटर की संख्या बोलो या फिर बीटा, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, मोड्स नंबर बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। वो क्या होगी? अब आपके पास में सबसे पहले किसके लिए आप लिखोगे? अनुदैर्ध्य के लिए लिखोगे। अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडिनल ऑसिलेशन होता है, उसके लिए लिखेंगे तो उसका मान होता है L बराबर 4 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन CL क्यूब। ये क्या होगा इसका मान? देखो, इसको ज्ञात करने का एक तरीका ये होता है, अगर पढ़ा हुआ हो या नहीं पढ़ा हुआ हो, फिर मैं बता देता हूँ कि जैसे कि देखो कि जो ऑसिलेशन की रेंज बोली इसमें म्यू से म्यू प्लस डी म्यू, तो आप क्या करो, 0 से लेके म्यू रेंज की आप क्या करते हो, एक वर्ताकार या एक गोला बना दो और उसके चारों ओर डी म्यू रेंज का भी वापस क्या बना दो, गोला बना दो। तो उस कंडीशन में आप देखो, आपको निकालने कहां से, म्यू से लेके म्यू प्लस डी म्यू तक की आपको रेंज निकालनी है। तो यहाँ पर आपको इस रेंज के अंदर कितने एटम्स है उसका मान ज्ञात करना है। इस ऑसिलेशन की, इस रेंज की फ्रीक्वेंसी के अंदर जो ऑसिलेटर्स है उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडिएशन वो क्या हो जाएगी, 4 पाई म्यू स्क्वायर, और ये वाली रेंज जो है ये क्या आ जाएगी इसके अंदर, डी म्यू। तो ये एक प्रकार से उसके अंदर क्या प्रदर्शित करेगी, किसको प्रदर्शित करेगी, आपके उस फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑसिलेटर्स की संख्या को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। अब देखो, इसका डेरिवेशन भी किया हुआ मिल जाएगा नोट्स के अंदर, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में भी आता है और इसमें भी है, दोनों में मिल जाएगा। तो देखो, लॉन्गिट्यूडिनल के लिए क्या होगा, 4 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन CL क्यूब डी म्यू आ गया। अब इसी तरीके से आप सेकंड कौन सी वेव के लिए लिखोगे, नंबर 1 लगा लेना इस इक्वेशन को, अनुप्रस्थ तरंगों के लिए लिखो इसी रेंज में, क्योंकि देखो जो परमाणु है इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए वो दोनों टाइप के ऑसिलेशन कर सकता है, अनुदैर्ध्य दोलन भी करेगा और अनुप्रस्थ दोलन भी करेगा। तो इन दोनों ही ऑसिलेशन के लिए आपको क्या मालूम होने चाहिए, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स आपको मालूम होना चाहिए प्रति इकाई आयतन, ठीक है। तो यहां से ये n ऑफ t इक्वल टू आपके क्या आ जाएगा, 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन ct क्यूब dv। अब यहाँ पे 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन CD क्यूब dv इसलिए आया क्योंकि जो ये वाला ऑसिलेशन है, अनुप्रस्थ टाइप के ऑसिलेशन, उसमें क्या होगा, मोड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के मोड होने के कारण यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होता है 2 × 4 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन CL क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा, CT क्यूब आ जाएगा, क्योंकि अब जो वेलोसिटी होगी वो किस डायरेक्शन के अंदर है, उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन के अंदर तरंग का संचलन हो रहा है। तो यहाँ पे ये दो टाइप के ऑसिलेशन जो उसके बारे में पता चल गया आपको, उस सब वेव के या फिर जो ऑसिलेटर है, तो उस कंडीशन में जितने भी परमाणु है अगर उनकी इस रेंज के अंदर इन दोनों टाइप के ऑसिलेशन को अगर हम मिला दें, म्यू से लेकर म्यू प्लस dv में रेंज के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर कुल दोलित्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, म्यू से म्यू प्लस dv रेंज में कुल दोलनों की संख्या, कुल दोलनों की संख्या क्या होगी आपकी, n बराबर nl प्लस nt, nl और nt का मान रखेंगे इसके अंदर, तो 4 पाई म्यू स्क्वायर उस टाइम में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन CL क्यूब प्लस 1 अपॉन CT क्यूब। ये दो और ये समीकरण नंबर 3। यदि ये तो क्या प्रति इकाई आयतन के अंदर कितने ऑसिलेशंस है या ऑसिलेटर्स है उसकी संख्या है। अगर आप मान लो कि अगर पूरे परमाणु या जो क्रिस्टल है उसका आयतन क्या हो जाए, आयतन अगर v है तो म्यू से म्यू प्लस डी म्यू रेंज के अंदर परास में दोलन की संख्या क्या हो जाएगी, दोलित्रों की संख्या n बराबर
4 पाई वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है, क्योंकि ये किसके रूप में होगा, n अपॉन v के रूप में, क्योंकि ये पट्टी इकाई आयतन में ऑसिलेटर्स की संख्या है, ठीक है। 4 पाई v म्यू स्क्वायर कोष्टक में 1 अपॉन CL क्यूब प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन CT क्यूब, ठीक है, ये वैल्यू। अब देखो, अब इसमें कुछ भी नहीं, आगे की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो अब आपको क्या करना है, इसमें जो एनर्जी का मान ज्ञात करना है, तो एनर्जी का मान ज्ञात करना है, मेरे को आ रहा है, मैं ये बताइए पढ़ क्या है क्यों बोल रहा हूं, तो ठीक है, तो ये क्या है, टोटली उसके पास जो दो टाइप के ऑसिलेशन होंगे, एक तो लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा जो ऑसिलेशन होगा आपके ट्रांसलेशन, उन दोनों से मिलके ये दोनों ऑसिलेशन, दो टाइप के ऑसिलेशन कोई भी एटम करता है, तो उस कंडीशन में टोटल ऑसिलेशन जो होंगे उन दोनों के युग्म से बनेंगे, उसका मान क्या होगा, ये होगा। अब देखो, अगर कोई भी क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल में कितने परमाणु हैं, n परमाणु है, और टोटली उसके पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि कितनी है, n है, सॉरी 3, स्वतंत्रता की कोटि 3 है, तो उस कंडीशन के अंदर n परमाणु और उनके ऑसिलेशन की या फिर उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो उस कंडीशन के अंदर n और 3 के अंदर n क्रिस्टल के अंदर n एटम और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उस कंडीशन के अंदर उसके अंदर जो मोड्स होंगे, उस मोड्स की संख्या कितनी होगी, टोटल मोड्स बोलो या ऑसिलेटर की संख्या 3n होगी, ठीक है। देखो, अगर ये 3n है, दूसरी चीज ये जो फ्रीक्वेंसी किस रेंज के अंदर है, म्यू से लेके म्यू प्लस डी म्यू रेंज के अंदर नंबर ऑफ मोड्स की संख्या है। अगर आपको क्या करना है, हाईएस्ट से हाईएस्ट किसी भी फ्रीक्वेंसी रेंज तक अगर ये जितने भी n एटम्स हैं, ये अगर ऑसिलेशन करते हैं क्रिस्टल के अंदर, मान लो कि जिस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ भी ये ऑसिलेशन करे, उस फ्रीक्वेंसी का मान म्यू डी हो जाए, ठीक है, कंसीडर करते हैं कि अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मान म्यू डी है, तो ऑसिलेटर की संख्या या फिर विधाओं की संख्या क्या होगी, संख्या तो पहले पता है, कितनी मोड्स की संख्या 3n, भला कितनी भी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करे, और ये 3n होगा किसके बराबर, वो देखो 3n होगा इसके बराबर 4 पाई v कोष्टक में 1 अपॉन CL क्यूब प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन CT क्यूब 0 टू म्यू डी म्यू स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब आप यहाँ से ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेंज है वहां तक इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करोगे ना, तो उससे जो वैल्यू मिलेगी वो किसके बराबर होगी, 3n के बराबर होगी। अब देखो 3n बराबर 4 पाई v कोष्टक में 1 अपॉन CL क्यूब प्लस 2 अपॉन CT क्यूब डॉट म्यू d का क्यूब अपॉन 3, हम कर देंगे, छोड़ दो ये कर देंगे, हो गया। अब आगे तो पहले क्या सर क्या गुणा करना है और करने के निकालना किसका मान है, 4 पाई v कोष्टक में 1 अपॉन CL क्यूब ऊंचा 1 अपॉन CT क्यूब, इसका सूत्र क्या आ जाएगा, 9n अपॉन VD क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब इस मान को आप इस केस में रखेंगे, जो आपके फ्रीक्वेंसी रेंज म्यू से म्यू प्लस डी म्यू वाला जो फॉर्मूला था, उस रेंज के अंदर इस मान को रखेंगे 4 पाई वाले को, और नीचे इसका वॉल्यूम भी आ जाएगा, ठीक। अब इस मान को उसमें रखेंगे तो जो वैल्यू होगी n म्यू डी म्यू की, वो किसके बराबर होगी, v कोष्टक में 9n अपॉन v डी क्यूब v स्क्वायर डी, ये आखिर वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये क्या, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज म्यू से लेके म्यू प्लस डी म्यू के अंदर जो नंबर ऑफ मोड्स है उसकी संख्या है। अगर मान लो कि ये जो नंबर ऑफ मोड्स है n म्यू से डी म्यू,
इसके लिए जो क्वांटम ऑसिलेशन या क्वांटम मैकेनिक्स के दौरान अगर मान के चले इसकी एनर्जी जो ये वाला ऑसिलेटर है उसकी एनर्जी मान लो इस रेंज के अंदर एनर्जी क्या हो जाए बीई एनर्जी हो जाए तो ठीक है। तो बीई एनर्जी या फिर जो क्वांटम मैकेनिकली जो एनर्जी निकाली जाती है लिखी जाती है वो एनर्जी ई बार एक ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी निकाली जाती है लिखी जाती है वो ई बार बराबर कैसे लिखी जाती है h म्यू अपॉन p की पावर h म्यू अपॉन kT माइनस 1 के रूप में लिखी जाती है। क्योंकि देखो एवरेज एनर्जी E बराबर आप क्या लिखते हो NH म्यू लिखते हो ठीक है ना। तो एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी इसमें E बार बराबर E अपॉन n ठीक है ना। और n जो होता है n का एवरेज n की जो एवरेज वैल्यू होती है वो किसके 1 अपॉन e की पावर h म्यू kT माइनस 1 से लिखी जाती है। ये क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जो प्लांक का सिद्धांत है उसके अनुसार ये वैल्यू लिखी जाती है ठीक है। तो आप देखो ये वैल्यू पता चल गई। तो अगर आप इन ऑसिलेटर्स के लिए एवरेज टोटल एनर्जी लिखना चाहोगे इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर इन ऑसिलेटर की तो वो क्या होगी वो इस एवरेज एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ओनली फॉर ओनली फ्रीक्वेंसी रेंज म्यू से डी म्यू के अंदर जो ये ऑसिलेटर्स है उनकी एनर्जी के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे म्यू से म्यू प्लस डी म्यू और टी अंतराल में दोनों तरफ की ऊर्जा डी ई इक्वल टू क्या होगी एन म्यू बी म्यू इनटू एवरेज एनर्जी डी ई इक्वल टू अब सर है ना सर एक मिनट 9n vd क्यूब म्यू स्क्वायर h म्यू अपॉन e की पावर h म्यू अपॉन kT माइनस ये क्या आ गई इसकी सिर्फ ओनली फॉर ओनली किस रेंज के अंदर म्यू से लेके म्यू प्लस डी म्यू रेंज के अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स की एनर्जी के बारे में पता चल जाएगा इस फॉर्मूले से। अब अगर हम अपने क्रिस्टल की एनर्जी को लिखना चाहें एक फॉर्मूला और है बस वो कंप्लीट हो रहा है सिर्फ एक फॉर्मूला। तो क्रिस्टल की कुल ऊर्जा ज्ञात कर लिए तो कुछ भी नहीं इस एनर्जी का आपको कहां से कहां तक 0 से लेकर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेंज होगी वहां तक इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको टोटल एनर्जी के बारे में भी पता चल जाएगा। तो E बराबर क्या होगा 0 to म्यू डी डी इज इक्वल टू 9n म्यू डी क्यूब 0 to म्यू डी म्यू क्यूब अपॉन e की पावर h म्यू अपॉन kT माइनस 1 ये इसकी क्या होगी टोटल एनर्जी। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में